नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता और चलिए शुरुआत करेंगे सत्ता के संग्राम की। लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम चरण में है। लगभग 6 हफ्तों में हुए इस चुनाव के आखिरी और 7वें चरण के लिए शनिवार यानी आज 1 जून को मतदान जारी है। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ जाएंगे और खास बात यह कि जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेत्री कंगना रनौत, टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और भोजपुरी कलाकार पवन सिंह समेत कई बड़ी हस्तियों की सीटें शामिल हैं। चुनाव का 7वां फेज इसलिए भी अहम है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज वोटिंग हो रही है। जिन राज्यों में आज मतदान हो रहा है उनमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की सभी 13, बिहार की 8, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, पश्चिम बंगाल की 9 और उड़ीसा की 6 सीटें शामिल हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरह से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। और ये बड़ी हस्तियां, जहां जेपी नड्डा को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। इसके पहले आपने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की तस्वीर देखी। तो आज दिग्गजों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल में 13 सीटों पर मतदान भी जारी है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार नीरज महेरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और नीरज जी, शुरुआत करेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव के 7वां फेज यानी आखिरी पड़ाव पर लोकसभा चुनाव पहुंच चुका है। और अगर बात की जाए पंजाब, बिहार और बंगाल की, तो ये जो 3 राज्य हैं, यहाँ पर जैसे कि हम पहले से कहते आ रहे हैं, बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की स्थिति भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। पूर्वांचल की सभी 13 सीटों पर आज मतदान और वीवीआईपी सीट यानी वाराणसी की, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान है, वहां पर क्या हलचल है? बनारस की सुबह क्या कहती आई है नीरज जी? देखिए रिश्का जी, सवेरे थोड़ा मतदान स्लो था और सबसे कम उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा क्षेत्र में जो 10% ही मतदान हुआ था। 9 बजे जो इलेक्शन कमीशन ने बुलेटिन जारी किया था उसके हिसाब से निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय योगी नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा दांव पे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, क्योंकि वो गोरखपुर में भी आज चुनाव है और बनारस में भी चुनाव है। हालांकि कुछ एक नजर से देखा जाए तो जो रवि किशन जी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनसे थोड़ी सी जनता की नाराजगी भी है, क्योंकि वो समय पे उपलब्ध नहीं होते हैं जनता को, जिस वजह से भी वहां थोड़ी सी नाराजगी देखी जा रही है। लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ जी का गृह जनपद भी है वो, और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो निश्चित रूप से वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाए। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो ऋषिका सी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि पूर्वांचल में क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी और लोगों का इसी कारण से वहाँ पलायन होता है। पलायन को रोकने में अब तक जो है, ना तो 10 साल में देश की सरकार वहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगा पाई, ना प्रदेश सरकार अभी 5 साल पूरे कर चुकी है, दोबारा सत्ता में है, तो कोई भी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया गया जो वहाँ का स्थानीय वोटर है वो वहाँ रुक जाए और वहाँ का पलायन रुके, जिससे वोट प्रतिशत बढ़ाया जा सके। निश्चित रूप से वहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है और वहाँ जातिगत आधार पे बहुत सारी वोटिंग होती है। तीसरी बात अगर हम करें तो देश के प्रधानमंत्री जी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ अब हालांकि जो 1 बजे का बुलेटिन आया है इलेक्शन कमीशन का, अब वहाँ मतदान की स्थिति ठीक है। सुबह पोजीशन वहाँ भी यही थी, 14.93 करके कुछ वोटिंग हुई थी वहाँ पे। मिर्जापुर में भी वोटिंग अच्छी चल रही है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए सारी सीटें महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव मैदान में लगे हुए हैं और दोनों की प्रतिष्ठा दांव पे। ऋषिका जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीरज जी। लेकिन पूर्वांचल की अगर 13 सीटों की हम बात करें तो इन्हीं 13 सीटों की हम बात करें 2019 में एनडीए के पास 11 सीटें गई थी नीरज जी। समाजवादी और बसपा गठबंधन के खाते में सिर्फ 2 सीटें गई थी। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देखिए गाजीपुर की सीट भी मानी जा रही है, जहां से अफजल अंसारी का मुकाबला जो है वो पारसनाथ से है। अब पारसनाथ जी की अगर हम बात करें जो कि बीजेपी से हैं, तो उनका कोई ऐतिहासिक ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है, राजनीति से जुड़ाव ऐसा कुछ खास नहीं रहा है। और उसी की वजह से हमने देखा गाजीपुर में दिग्गजों का जमावड़ा देखा गया, दिग्गजों की रैलियां देखी गई, प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचे। अफजल अंसारी की सीट पर आप क्या कुछ दिलचस्पी देख रहे हैं? क्योंकि वहां पर अगर हम बात करें, मुख्तार अंसारी के भाई हैं अफजल अंसारी, और उनकी मौत के बाद कहीं ना कहीं गाजीपुर सीट पर यह माना जा रहा है कि सिंपैथी वोट्स भी अफजल अंसारी को मिल सकते हैं। गाजीपुर सीट की क्या स्थिति है? देखिए ऋषिका जी, एक तो पूर्वांचल में पहले एक दौर हुआ करता था कि माफियाओं का राज था वहाँ,
माफियाओं के इशारे पे वोट चलते और सीटें बनती और बिगड़ती थी। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कानून व्यवस्था को एक आयाम दिया और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कायम है। बुलडोजर बाबा के नाम से पहचाने जाते हैं और बुलडोजर का ये कमाल है कि या तो माफिया गायब हो गया है या फिर ऊपर चला गया है, और जो माफिया रह भी गए हैं तो वो अंततोगत्ता बिल्कुल शरण में है। दूसरी बड़ी बात जो आपने कही गाजीपुर की, तो निश्चित रूप से गाजीपुर में सिंपैथी वोट 100% ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां मिल रहा है, और निश्चित रूप से गाजीपुर एक सीट ऐसी है जिसको समाजवादी पार्टी या ये कहें कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। ऐसा नहीं है कि वहां पे पारसनाथ के आ जाने से कुछ होगा, लेकिन पारसनाथ जी बिल्कुल सही कहा कि उनका कोई वहां वजूद नहीं, वर्चस्व नहीं है, लेकिन वो सिर्फ मोदी जी और योगी जी के चेहरे पे चुनाव वहां लड़ा जा रहा है। तो गाजीपुर की सीट की निश्चित रूप से हम अगर बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। बनारस में चूंकि कांग्रेस पार्टी ने साहब को उतार के मुझे लगता है बाकओवर दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और बसपा ने भी वही काम किया, पिछली बार की तरह मुस्लिम प्रत्याशी वहां उतारा है। तो निश्चित रूप से वहां से तो प्रधानमंत्री जी की जीत तय है, लगभग 5-6 लाख से वो जीत जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है कि उनको 10 लाख से जिताए। अब देखना यह है कि जनता कितना उनकी बात को सुनती है। महंगाई, बेरोजगारी, विकास, सड़क, पानी, बिजली, इन पर कोई बात नहीं कर रहा है। जो भी बात हो रही है वो नए नए मुद्दे, नए नए हर चरण में मुद्दे बदल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में अगर आप देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे तो निश्चित रूप से आपको विकास की बात करनी चाहिए कि 10 साल में हमने ये करके दिखाया, अगर हम सत्ता में आते हैं तो अगले 5 साल में ये काम करेंगे। एजेंडा आपने बनाया, बना के उसको एक तरफ रख दिया। एजेंडे में जो आपने वादे लाए हैं, जो आपके घोषणा पत्र में वादे हैं, चीजें हैं, उनकी चर्चा मंचों से नहीं हो रही है। ये देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ऋषिका जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीरज जी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का ये जो चुनाव आज आखिरी पड़ाव में हो रहा है, बेहद दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश के हमने सभी 6 चरणों में जो चुनाव देखे, तमाम जो मुद्दे सामने आए, उसके बाद आखिरी पड़ाव का जो चुनाव मतदान चल रहा है वो भी बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता यामीन कादरी जी भी जुड़ चुके हैं। यामीन जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। यामीन जी, क्या स्थिति देख पा रहे हैं? आखिरी पड़ाव आज है, क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें लेकर आ पाएंगे? उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की हम बात कर लें या फिर पंजाब में, तो बेहद दिलचस्प स्थिति है ही, क्योंकि आप देख रहे हैं पंजाब में आप अलग अलग हैं, और दिल्ली या चंडीगढ़ की आप बात कर ले तो वहां पर इंडिया गठबंधन साथ में है। क्या नजर आ रहा है यामीन जी? देखिएगा, आपने पंजाब का जिक्र किया तो पंजाब के अंदर ये हमारी एक हाईकमान की रणनीति थी कि हमें जो है सत्ता विरोधी वोट जो बीजेपी को जाता वो हमने कांग्रेस ने अलग लड़ करके अपने खामे में लेने की पूरा प्रयास किया है। पंजाब का चुनाव, वहां के 700 से ऊपर किसान जो शहीद हुए थे, जो रास्तों में कीलें ठोकी गई थी, उनको देखते हुए वहां का मतदाता मतदान कर रहा है और इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोटिंग हो रही है पंजाब के अंदर। मैं कह सकता हूं कि पंजाब में हम जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे, अच्छी सीटें जीत कर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां कोई है नहीं कि उन्होंने जो किसानों के परिवार के लोग जो शहीद हुए थे उनके परिजनों से मिलने का या मुआवजा देने का भी प्रयास नहीं किया था। वो बातें किसान भूले नहीं है, वो सर्दियां भूले नहीं है, वो शहीदी किसानों की भूले नहीं है। मैं दूसरी बात करता हूं पूर्वांचल पे। पूर्वांचल पे मैं कह सकता हूं कि ये चुनाव जो है पूरा जाट, किसान, दलित, पूर्वांचल के लोग, पिछड़ी जाति, ओबीसी का चुनाव है। मैं राष्ट्रीय भुर्जी समाज एकता विकास परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं, उसके नाते मैं कह सकता हूं कि जितना ओबीसी का वोट है, हम ओबीसी में आते हैं भुर्जी समाज के लोग, जितना ओबीसी का वोट है वो जो है इंडिया गठबंधन के लिए जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि पूर्वांचल का विकास 10 साल में जो है मोदी जी करा नहीं सके, जो वादे किए गए थे वहां के सांसदों द्वारा। लेकिन इंडिया गठबंधन ने जो वादे किए हैं मैनिफेस्टो में, जो जनता को कहा है हम उसको पूरा करेंगे। जनता हमारे मैनिफेस्टो पर विश्वास कर रही है और वो जान रही है कि अब हम क्यों ना 10 साल बाद जो है जो मोदी जी के वादे झूठे निकल गए, इसकी अपेक्षा हम जो है एक बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाकर अपने वादों को पूरा कराएं। इसलिए मैं कह सकता हूं, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये चुनाव जो है 7वें चरण का हमारे लिए बेहद खुशी के साथ आ रहा है, और हम जो है इसमें बढ़त बना करके आपको दिखाएंगे और देश की जनता के जो वादे किए हैं उसको पूरा करने का काम हम करेंगे और जनता के साथ हम खड़े हैं। ठीक है यामीन कादरी जी। नीरज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से यामीन जी कह रहे हैं
कि पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो जातीय समीकरण, क्योंकि देखिए 13 सीटें जो आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पर जातीय समीकरण तो है ही। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज, ये जो सीटें हैं यहाँ पर जातीय समीकरण तो हमने देखा ही है। चाहे वो आप ओबीसी की बात कर लीजिए, यादव समाज की, अलग अलग अपनी अपनी जातियों के समीकरण है। यहाँ पर जातीय समीकरण कैसे बीजेपी ने बैठाया है या फिर इंडिया गठबंधन ने बैठाया है, नीरज जी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, आरक्षण के मुद्दे पर और संविधान बचाओ के मुद्दे पर निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को, बसपा का जो मूल वोट है वो भी इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कम से कम 8 से 10 सीटों पर व्यक्तिगत रूप से गया हूं, मैंने देखा है वहां, और ये 5वें 6वें चरण में ट्रांसफर होना शुरू हुआ। बसपा का मूल वोटर इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को, हमारे दर्शकों को ना पता हो। मैं एक नई चीज भी आपको बता दूं कि मोदी जी अगर बनारस से जीते और जीतने के बाद प्रधानमंत्री बने या उनकी सरकार आई, तो निश्चित रूप से पूरे देश में मोदी जी तीसरे ऐसे व्यक्ति होंगे जो एक ही सीट से 3 बार चुनाव जीते और तीनों बार देश के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले हम थोड़ा सा पीछे जाके बताएंगे आपको कि सबसे पहले से पंडित जवाहरलाल नेहरू इससे चुनाव लड़े और 52 में जीते, 57 में जीते और 62 में जीते। तीनों बार देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद दूसरी बार यह अवसर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे लखनऊ से 96 में, 98 में और 99 में चुनाव लड़े और जीते और तीनों बार देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद तीसरे व्यक्ति के रूप में मोदी जी होंगे, अगर वो जीते और सत्ता में आए और प्रधानमंत्री बने, तो 2014 में और 19 में और 24 में वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये सौभाग्य उनको ये प्राप्त होगा। लेकिन चुनाव में अगर असली बात हम करते हैं तो जो मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं कर पा रहा है। कभी वोट जिहाद का जिक्र कर देता है तो विपक्ष, और कभी सत्ता पक्ष जो है मंदिर तोड़ने की बात करता है। अब नई बातें आने लगी हैं। अंतिम चरण में जब चुनाव है देश में, अब चूंकि अब काउंटिंग का दौर शुरू हो जाएगा तो उस पर चर्चा नहीं हो रही। अब उन्होंने एक नया मुद्दा छेड़ दिया कि गांधी जी के बारे में टिप्पणी करने लगे हैं। तो गांधी जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी पहले ये बताए गांधी जी के बारे में जानती क्या है। गांधी जी, हम आपको एक जानकारी दे दें, गांधी जी 84 देश ऐसे हैं हमारे दुनिया के अंदर जहां 110 मूर्तियां गांधी जी की लगी हुई हैं, जिसमें से दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में अकेले में 7 लगी हुई हैं, सबसे ज्यादा वहां पे है। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला साहब ने गांधी जी को आइकॉन माना अपना, और उनके अफ्रीका में गांधी जी की पूजा होती है। 48 पूरी दुनिया में देश ऐसे हैं जहां के पाठ्यक्रम में गांधी जी को पढ़ाया जाता है। मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बता दें क्या उन्होंने गांधी जी के लिए क्या किया। तीसरी बड़ी बात बता दें, दुनिया के सबसे तानाशाह राष्ट्रपति अगर हुए तो उनका नाम बड़े सम्मान से लोग लेते हैं। इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन। उन्होंने जो है एक बात कही, उन्होंने कहा कि इस्लाम लोगों को जोड़ने का काम करता है। महात्मा गांधी जी ने लोगों को जोड़ने का काम किया और उनका दर्जा उन्होंने इस्लाम से भी ऊपर बताया। ऐसे गांधी जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं आप, ऐसे गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं आप। आपके पास अपनी डिग्रियां हैं नहीं दिखाने को। गांधी जी उस दौर में बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने विदेश गए, आप उनकी तुलना करते हैं। तो मूलभूत मुद्दों की बात नहीं होती है, बेसिक जो जनता से जुड़े, ये कोई बात व्यक्ति चर्चा नहीं कर रहा कि चाहे वो उन्नाव हो, चाहे वो डुमरियागंज हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो अलीगढ़ हो, जहां पे लोग वोटों का बहिष्कार कर रहे हैं। जी रिश्का जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीरज जी। वोटों का बहिष्कार तो हमने सभी जगह देखा, भले वो ग्रामीण क्षेत्र क्यों ना हो, लेकिन अगर वोटों का बहिष्कार हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार की ये बड़ी नाकामी है। यामिन जी, नीरज जी की बातों का जवाब दीजिए। जब आप संविधान की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं, उसके बारे में कितना आप जानते हैं और क्या आपको लग रहा है कि संविधान की कॉपी लहराने से आप जनता को प्रभावित कर पाएंगे? आखिरी पड़ाव यहाँ पर आ गया है। दोनों ही राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन यामिन जी इस पर एक छोटा सा जवाब आपका मैं चाहूंगी। देखिएगा, संविधान की बात जब ठीक है, यामिन जी की आवाज। आरक्षण खत्म करने की बात इन्होंने कहा था, इनके तमाम नेताओं ने कहा था। तब हमने कहा था कि हम जो है विपक्ष अपने रहते हुए संविधान या आरक्षण को छेड़ने नहीं देंगे, इसलिए हमने उठाया था। गांधी जी की बात है
तो हमारे तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गांधी जी को जो है कुछ लोग जानते ही नहीं थे देश विदेश के अंदर, जब तक गांधी फिल्म आई जब पहचाना। मैं ये कहता हूं गांधी जी की स्टेचू विदेशों में 125 स्थानों पर लगे हुए हैं, उनको कैसे नहीं जानते थे। गांधी जी का चित्र जो है नोटों पर था, कैसे लोग नहीं जान। इतना हल्का बयान माननीय प्रधानमंत्री जी का देना, ये गर्मा को ठेस पहुंचाना है। इस प्रकार के बयान से जनता उठ चुकी है। अब जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं पर वोट कर रही है, वो बेरोजगारी पर कर रही है, वो नौकरियों पर कर रही है, वो अपने राशन के अधिकार पर कर रही है, स्वास्थ्य पर कर रही है, शिक्षा पे कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 2024 का चुनाव विपक्ष के लिए चुनाव है, सत्ता का परिवर्तन का चुनाव है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुरेश रत्नानी जी भी जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सुरेश जी, यामीन जी की बातों को आपने सुना, नीरज जी को भी आप सुन ही रहे होंगे, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात कर ले, पंजाब, बिहार, बंगाल, ये सब भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। लेकिन कैसे चुनाव देख रहे हैं? आखिरी पड़ाव आ गया, और जिस तरह से नीरज जी ने बताया कि मुद्दों की बात तो हुई नहीं, लेकिन जिस तरह से मुद्दे उठाए गए, आपको लग रहा है कि जनता को प्रभावित करने में ये मुद्दे जो है वो सहायक साबित हुए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आज 57 मतलब लोकसभा सीटों पे चुनाव हो रहा है, इसमें 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी लाएगी। अब हाँ, पूर्ण बहुमत की सरकार 400 प्लस पार कहा तो 400 प्लस ही होंगी, 400 के नीचे नहीं आएंगी। और इन्होंने जो संविधान का मुद्दा उठाया हुआ है आरक्षण का, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी आरक्षण खत्म करने का या संविधान को लेके ये चल रहे हैं जनता गुमराह करने। जनता सब जान चुकी है कि विपक्ष क्या है। पहली बात तो इनकी बननी नहीं, इनके पास कोई नाम है कि पीएम कौन बनेगा, तो इनकी मतलब कौन बनेगा, पहले तो इनके पास वही नहीं है। और ये गांधी जी की बात कर रहे हैं, गांधी जी का इतना वो बता रहे हैं, तो गांधी जी ने जो अपने टाइम के, तो आज गांधी जी का कितने साल हो गए, और गांधी जी ने कुछ अच्छे किए तो कुछ ऐसे भी काम किए। जो देश के बंटवारे का मामला आया तो उसमें गांधी जी का भी बहुत बड़ा वो रहा ना, ये थोड़ी कि जो है उनका नहीं रहा। हमारे समाज के लोग, हमारा पूरा सिंध चला गया, हमारे जो है सिंधी समाज का, गांधी जी अगर चाहते तो ये सिंध में जाता, बंटवारा ना होता। हमारे पूरे सिंध गया, हमारे पूरे समाज के लोग कैसे भटके हैं आके, किस तरह हम लोग दर दर की ठोकरें खाई हैं, ये हम लोग जानते हैं, हमारे बुजुर्ग जानते हैं कितनी ठोकरें खाई थी 47 बंटवारे में। तो गांधी जी के विरोधी रहे हो, जब तो नाथूराम गोडसे से गोली पड़वाई थी, राष्ट्रपिता के नहीं हुए तो किसके हो गए? से क्या पड़वाई थी ये तो आपको पता, उस समय की आप थे, जान थे। हाँ, गोली पड़वाई नहीं, आप नाथूराम गोडसे की बात कर रहे हैं। नाथूराम गोडसे ने कुछ सोचा होगा तभी तो ये बात कहते हुए आज आप संविधान की बात दे रहे हैं, आज आप जो आरक्षण को गुमराह कर रहे हैं जनता को। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कही है, किसी न नागरिक जो को है नहीं है, संविधान वो बदलने की बात कही है। बाबा भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान देश में चल रहा, चलता रहेगा। ठीक है सुरेश जी, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, मुद्दों की बात आप कीजिए, और देखिए किसी के लिए भी अपशब्द आप यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। जिस तरह से आप देखिए खुद ही आप मुद्दे दे देते हैं, फिर आप बोलेंगे कि बीजेपी के ऊपर आरोप और ये सारी चीजें। और एक सवाल और मेरा आपसे यही था कि आखिरी पड़ाव आते आते तक भी मुद्दों की बात नहीं हुई, उस पर भी तो जवाब दीजिए। मुद्दे आपने भी तो नहीं उठाए, विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपने कौन से मुद्दे उठाए हैं? राम मंदिर, आरक्षण, इनसे हटकर कोई बात की है आप लोगों ने? तो हमने सब उठाए ना। हमारा भारतीय जनता पार्टी के 2 टर्म में जो काम हुए पहले और दूसरे, उसके बाद अब की जो होगा, देखिए कितने देश इतने कितने अच्छे और मतलब काम हो रहे हैं। मुद्दे तो हम लोग देश हित की बात करते हैं ना, आरक्षण की और जनता गुमराह करने की बात नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। हम लोग मुद्दों की बात देश हित की करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। हम लोग देश को गुमराह, जनता गुमराह करने की, देश को गुमराह करने की नहीं करते हैं कि केजरीवाल को कैसे बचाएं तो 1 तारीख को जो है मतलब जेल में उनको जाना पड़े दोबारा। ठीक तो है सुप्रीम कोर्ट में वो दे रहे हैं कि हम बीमार हैं, तो हमें ये चीजें विपक्षी करता है। और विपक्ष की वो जानते हैं कि हमने को क्या किया देश के लिए और कितना भ्रष्टाचार किया। ठीक है सुरेश तो जी, लेकिन यहाँ पर वो देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई आप बताइए नेता इस प्रकार का पूरे देश में हो जो इस तरह से जिसके ऊपर वो भ्रष्टाचार का
ठीक है सुरेश जी, लेकिन सुरेश जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इस सीट पर मतदान हो रहे हैं और पीएम मोदी वहां ध्यान पर हैं। इस सीट पर क्या स्थिति देख रहे हैं आप? हालांकि इस सीट को लेकर दावे तो तमाम किए जा रहे हैं, उनके सामने अजय राय हैं जो संयुक्त प्रवक्ता इंडिया गठबंधन की ओर से, लेकिन पीएम की सीट पर क्या कुछ आप देख रहे हैं? बनारस की सूबा ने क्या कहा है और जिस तरह से पीएम के ध्यान को लेकर विपक्ष की ओर से जो सवाल उठाए गए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? अजय राय 2 लाख वोटों पे नहीं पहुंचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ जीतेंगे कम से कम 7 लाख वोटों से, 7-8 लाख वोटों से लीड करेंगे। और वहाँ जनता पूरा उत्साहित है। जनता वहाँ की केवल जो है मतलब जोश में है, उत्साहित है कि हमें एक तरफा माननीय मोदी जी को वोट देगी, भारतीय जनता पार्टी को देगी, माननीय मोदी जी को देगी। वो देख रही है कि हमें इनको वोट देने से देश इसमें क्या काम होने हैं, उनको सब पता है वहाँ की जनता को, देश की जनता को। ठीक है, लेकिन सुरेश जी पीएम मोदी के ध्यान को लेकर जिस तरह से बात की जा रही है, ये बताइए आखिरी पड़ाव के अहम पहले पीएम मोदी ध्यान पर चले जाते हैं। विपक्ष ने हालांकि जो आरोप लगाए हैं कि ध्यान नहीं है, ये एजेंडा है, हथकंडा है, प्रोपेगेंडा, इस तरह की बातें की गई है, लेकिन आप बताइए पीएम का ध्यान पर जाना ये सहयोग है, संयोग है या फिर प्रयोग किया गया है 400 पार का लक्ष्य तय करने के लिए? 400 पार का लक्ष्य तो पहले ही से था, हम लोग का साल भर पहले से। वो गए हैं अगर मान लो ध्यान रक्षा करने तो एक सकून में जाके वो अपना रह रहे हैं, इतने टाइम से इतनी रैलियां इतने वो की हैं, तो अगर वहाँ 2 दिन जाके सकून से रह रहे हैं तो उसमें इनको विपक्ष का काम क्या है कि खामखा में जो है किसी अच्छी जगह गए ना, देश इसमें गए और वहाँ पे ध्यान करने गए, तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो विपक्ष को जो है उस तरह से उठाना, ये मतलब अरे विपक्ष का कोई जाएगा तो हम लोग कहेंगे क्या? अरे कोई भी मंदिर जाए, मठ जाए, किसी के लिए थोड़ी है कि ध्यान करने कोई भी जा सकता है। और पहली बार थोड़ी जा रहे माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले भी गए, मतलब जो केदारनाथ गए हैं, पहले भी केदारनाथ गए हैं कई बार। ऐसा नहीं है ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जनता को वो करना बहुत बड़ी गलत बात है। ठीक है सुरेश और जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर वो वैसे भी साधना वो है, कोई ये थोड़ी है कि। ठीक है सुरेश जी। नीरज मेहरे जी भी हमारे साथ बने हुए। नीरज जी, एक अंतिम टिप्पणी मैं आपसे लेना चाहूंगी। अब देखिए पीएम मोदी के ध्यान को लेकर घमासान तो मचा हुआ है और आज उन्हीं की सीट पर मतदान हो रहे हैं, ऐसे में पीएम ध्यान पर है, कितना असर जनता पर इसका पड़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? और एक सवाल और मैंने जो सुरेश जी से किया था, हालांकि इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, क्या लग रहा है आपको चुनाव से अहम पहले ये ध्यान संयोग है या फिर प्रयोग किया गया है 400 पार को जो लक्ष्य दिया गया उसको साधने के लिए? नीरज जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। देखिए रिस्का जी, जो 400 पार की बात हो रही है, 400 पार का जो एक एजेंडा और एक स्लोगन लेके भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, तो 400 पार का जो लक्ष्य है वो जुमला है। उसी तरह जिस तरह आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे और देश में काला धन वापस आ जाएगा, 400 पार का नारा बिल्कुल हवा में है। दूसरी बात जो आपने कहा, हाँ देश में प्रधानमंत्री जी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से वहां उनकी जीत तय मानी जा रही है और अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से चुनाव उनके फेवर में जा रहा है। तीसरी बात जो आपने कही, निश्चित रूप से ये एक एजेंडा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ध्यान लगाने के लिए आपको बहुत समय था, 4 तारीख के बाद चले जाते ध्यान लगाने। उसी दिन जाना एक सोची समझी रणनीति है, जिस दिन बनारस में वोटिंग हो रही थी। अगर आप अन्य जिलों में जहां वोटिंग हो रही थी वहां तब क्यों नहीं गए ध्यान लगाने, तब जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से एक सोची समझी चाल है और इसके कुछ न कुछ परिणाम अच्छे आए, इसके लिए ये चली गई है और कोई इसमें विशेष बात नहीं है। ठीक है नीरज जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान पर है, इस पर तमाम सवाल विपक्ष की ओर से उठाए गए हैं। देखना होगा 4 जून को नतीजे बताएंगे कि इस ध्यान का कितना प्रभाव जनता के मन पर पड़ा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अंतिम चरण के अंतिम पड़ाव के मतदान सुबह 7 बजे से लगातार जारी हैं और जिसको लेकर आपको बता दें कि 57 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। पंजाब की सभी 13, उत्तर प्रदेश की यानी पूर्वांचल की 13 सीटों पर, इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल, हिमाचल, इन सभी राज्यों में जो मतदान है वो आज जारी है। लेकिन मतदान किन मुद्दों पर हो रहा है, जनता के मन में कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि मुद्दों को लेकर अगर हम बात करें तो पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक आज आखिरी चरण है।
पूरे लोकसभा चुनाव में मुद्दे की बात किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं की है। बहरहाल आपको बता दें 57 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। मतदान से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।